दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज हम लोग का गवर्नमेंट ग्रांट का सेकंड वीडियो है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने जो भी डिस्कशन किया था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख करके फिर मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूंगा। लेकिन आज स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे अपील है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है प्लीज़ शेयर करिए हमारे चैनल को, तो ताकि हम लोगों का और ज़्यादा अच्छा वीडियोस बनाने का हौसला मिले। तो आज का वीडियो में हम लोग रेवेन्यू प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हम लोग जो भी डिस्कशन किए थे वो क्या था। मान के चलिए कि गवर्नमेंट ग्रांट हम लोग डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ग्रांट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ग्रांट्स कैसे हो सकते हैं? गवर्नमेंट कभी कभी कैश सब्सिडीज देता है, आपको पैसा देता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको टैक्स बेनिफिट्स दे दिया। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स दे दिया, टैक्स एग्जेम्पशंस दे दिया 10 साल 15 साल के लिए, जब आपसे कोई भी जो है टैक्स है सरकार, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, किसी भी तरह का इनकम टैक्स है सरकार अपने बिजनेसमैन से वसूली नहीं करेगा अगर वो सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका मॉनेटरी बेनिफिट्स। कभी कभी गवर्नमेंट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकता है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब हो गया जैसे गवर्नमेंट आपको ज़मीन दे दिया, कोई बहुत ही सस्ते दाम पर आपको ज़मीन प्रोवाइड करवा दिया ताकि आप उस पर क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जनरली ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही बैकवर्ड स्टेट्स में जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सख्त ज़रूरत है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपको ज़मीन वगैरह फ्री में दे देता है या बहुत ही सस्ते दाम पर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये सब होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो हम लोग लास्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे ग्रांट इनकम अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू दोज ग्रांट्स विच आर रिलेटेड टू द रेवेन्यू। तो AS12 क्या कहता है? देखिए, AS12 बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट आपके रेवेन्यू से रिलेटेड है, बिजनेसमैन का रेवेन्यू से रिलेटेड है, कंपनी के रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट करके दिखा सकते हो। ठीक है, पहला। या फिर आप जब एक रिलेटेड एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हो अंडर द ग्रांट, आपने जो भी एक्सपेंसेस किया उस एक्सपेंसेस में से जो गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट है उसको माइनस करके जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखा सकते हो। मैं अपने बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दो तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट्स विच आर रिलेटेड टू द रेवेन्यू को डिस्क्लोज किया जा सकता है। पहला, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट को क्रेडिट कर दो, या फिर सेकंड, आप क्या कर सकते हो, जब एक्सपेंसेस को शो करोगे तो एक्सपेंस में से ग्रांट के अमाउंट को माइनस करके भी आप शो कर सकते हो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसको एक गवर्नमेंट ग्रांट मिला, मैं शॉर्ट में गवर्नमेंट ग्रांट को GG लिख रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट था से 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट था, और उसने इस गवर्नमेंट ग्रांट जिस प्रोजेक्ट के लिए उसको मिल रहा था उसमें उसका एक्सपेंसेस सेटअप हो गया, उसका एक्सपेंसेस हो गया से 12 करोड़, 12 करोड़ रुपया का उसका एक्सपेंसेस हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, AS12 के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा गवर्नमेंट ग्रांट को आप एज अ क्रेडिट दिखा सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बाय गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। आपको गवर्नमेंट ग्रांट 10 करोड़ का मिला था, आप उस 10 करोड़ को यहाँ पे दिखा दो, और जो भी एक्सपेंसेस हुआ था उसको आप सेपरेटली फुल अमाउंट से आप शो कर दो, 12 करोड़ रुपीज से आप उसको PL के डेबिट साइड में आप दिखा दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ऑन द अदर हैंड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाओ, और आप जब एक्सपेंसेस को शो कर रहे हो तो डेबिट साइड में आप एक्सपेंसेस की तरफ जाओ, और आप ऐसे लिख सकते हो, टू एक्सपेंसेस 12 करोड़ लेस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड
दैट इज 10 करोड़, जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा 2 करोड़, उसको आप ऐसे आप शो कर सकते हो। तो ये भी अलाउड है। पूरा का पूरा फर्स्ट वाले मेथड में पूरा का पूरा गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा दे रहे हैं पीएल का, ठीक है, और पूरा का पूरा एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड ऑफ पीएल में दिखा दे रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा एक्सपेंसेस को जब आप डेबिट साइड में दिखा रहे हो तो वहीं से आप क्या कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट को जितना का आपको मिला वहां से माइनस करके जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो ये दोनों का दोनों यहाँ पे मेथड्स अलाउड है। तो मैं रीड करके सुनाता हूँ AS 12 क्या कहता है, आप लोग अपने स्क्रीन में देख पाइएगा इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रांट्स रिलेटेड टू द रेवेन्यू आर समटाइम्स प्रेजेंटेड एज अ क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ईदर सेपरेटली, या तो अलग से दिखाया जाएगा एज अ क्रेडिट शो किया जाएगा, और अंडर अ जनरल हेडिंग सच एज अदर इनकम, ठीक है, और या फिर उसको अदर इनकम के हेड में आपको सेपरेटली आप शो कर सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली दे आर डिडक्टेड इन रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑल्टरनेटिवली आप उसको एज अ रिलेटेड एक्सपेंस से आप उसको माइनस करके आप शो कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लिखा है, कंपनी एक्स रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, इट इनकर्स सैलरी ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ एटसेट्रा टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30 lakhs per annum. As a support, the local government grants a lump sum payment of ₹90 lakhs to meet the salary expense for a period of next 5 years. You are required to pass the necessary journal entries in the books of the company for the first year if the grant is A shown separately as other income and B deducted as salary costs. मतलब क्वेश्चन का मतलब पहले मैं समझाता हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स, वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाता है, मतलब गरीब लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट वो करता है। तो इस तरीके से वो चैरिटी प्रोवाइड करता है समाज को, और ये एक नोबल कॉज है, इसके लिए सरकार उसको ग्रांट भी देता है, पैसा भी देता है, ताकि वो डॉक्टर लोगों का, स्टाफ लोगों का सैलरी वगैरह चुका सके। तो इट इनकर सैलरी ऑफ डॉक्टर्स, उसको सैलरी ऑफ डॉक्टर्स पे करना है, स्टाफ का पेमेंट, सैलरी पेमेंट करना है टू द एक्सटेंट ऑफ 30 lakhs पर एनम, हर साल उसका फिक्स्ड एक्सपेंस है 30 लाख रुपीज। तो एज अ सपोर्ट सरकार की तरफ से लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स लमसम पेमेंट ऑफ ₹90 lakhs, सरकार उसको लमसम पेमेंट करने के लिए तैयार है 90 लाख रुपीज का, ताकि वो सैलरी एक्सपेंस वगैरह को अगले 5 साल तक वो चुका सके। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको अब करना क्या है, आपको जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द ग्रांट इज ए शोन सेपरेटली एज अदर इनकम, बी डिडक्टेड अगेंस्ट सैलरी कॉस्ट। तो अब देखिए सैलरी कॉस्ट को मीट करने के लिए यहाँ पे ग्रांट का पेमेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है इट इज रिलेटेड टू अ रेवेन्यू आइटम, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये रेवेन्यू आइटम है, बिकॉज सैलरी जो है वो एक रेवेन्यू आइटम होता है। तो उस केस में आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग इसको जर्नल एंट्री वगैरह करते हैं। सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सरकार से जितना ग्रांट मिला फुल अमाउंट को आप यहाँ पे दिखाओ जर्नल एंट्री में 90 लाख रुपीस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सरकार से 90 लाख रुपए आपको मिला, तो इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किए। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो चेक आपको मिलेगा वो आपके लिए रियल अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 90 लाख रुपीज से, और हम लोग सीधा उसको क्रेडिट कर देंगे डेफर्ड इनकम अकाउंट। क्योंकि डेफर्ड इनकम अकाउंट यहाँ पे क्यों आया दोस्तों, बिकॉज ये जो 90 लाख रुपीज है ये सिंगल एक ईयर का सैलरी के अगेंस्ट में नहीं दिया जा रहा था, ये 5 डिफरेंट ईयर्स का सैलरी कॉस्ट को मीट करने के लिए दिया जा रहा था। तो जब जब सिंगल ईयर के लिए जो ग्रांट है वो रिसीव नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल ईयर्स के लिए ग्रांट रिसीव होता है, तो हम लोग डेफर्ड इनकम अकाउंट को हम लोग यहाँ पे लेकर के सामने लेकर के आते हैं। तो इसीलिए डेफर्ड इनकम अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब सैलरी एक्सपेंस आपका 30 लाख रुपीज है, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया 30 लाख रुपीज, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका हो गया 30 लाख रुपीज। नरेशन दिया जा रहा है, बीइंग सैलरी एक्सपेंस पेड फॉर द ईयर, सैलरी एक्सपेंस आप सिंगल ईयर के लिए आप पेमेंट कर दिए। अब क्या करना है दोस्तों, 90 लाख रुपीज आपको टोटल रिसीव हो रहा था, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अभी जैसे कि आप लोग देखें अभी कि 90 लाख रुपीस जो है वो सिंगल एक साल के लिए नहीं था, बल्कि 5 डिफरेंट ईयर्स के लिए था। तो आपका एनुअल इनकम अंडर द गवर्नमेंट ग्रांट कितना हो रहा है, एनुअल इनकम इज 90 lakhs तो रिसीव फॉर 5 years। तो सिंगल एक साल का इनकम कितना होगा,
90 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, एक साल का सालाना आपका इनकम हो जाएगा 18 लाख रुपीस पर एनम। तो 90 लाख को आप जितना साल है उससे आपको बस डिवाइड दे देना है। जितना भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट हो रहा है वो जितने साल के लिए दिया जा रहा है, जितने साल का रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे आप डिवाइड दे देना। डिवाइड दे करके आपको एनुअल इनकम यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो एनुअल इनकम अंडर द गवर्नमेंट ग्रांट इज 18 लाख पर एनम। तो आपको करना क्या है, देखिए आप पहला जर्नल एंट्री जब आप कर रहे थे, जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला था तो आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड इनकम अकाउंट क्रेडिट। अब ये डिफर्ड इनकम जो है उसमें से 18 लाख रुपया हम लोग निकालेंगे और वो उसको ट्रांसफर कर देंगे टू द अदर इनकम अकाउंट। तो हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा डिफर्ड इनकम अकाउंट हो जाएगा डेबिट 18 लाख रुपया और अदर इनकम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 18 लाख रुपया। ये एनुअल इनकम है। तो ये जो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि डिफर्ड इनकम अकाउंट में पहले हम लोग फुल 90 लाख रुपीस हम लोग क्रेडिट करके रखे थे। जब तक ये एनुअल इनकम पता नहीं चलेगा तब तक ये 90 लाख रुपीस जो डिफर्ड इनकम अकाउंट में है वो हम लोग का लायबिलिटी है। ठीक है, सरकार से हम लोग को एज अ लायबिलिटी मिला, बट जो एनुअल इनकम होगा वो तो हम लोग का लायबिलिटी नहीं है। तो लायबिलिटी होने के नाते जो 90 लाख रुपीस को हम लोगों ने इनिशियली क्रेडिट किया था, बट उसमें से 18 लाख रुपया वो तो हम लोग का लायबिलिटी नहीं रहा। जब ईयर एंड हो गया तो वो तो हम लोग का लायबिलिटी नहीं रहा, तो वो एनुअल इनकम अकाउंट में हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने लायबिलिटी को यहाँ पे डेबिट किया, डिफर्ड इनकम अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया ताकि लायबिलिटी कमे, ठीक है, 18 लाख रुपया से, और उसको हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया टू अदर इनकम अकाउंट जहाँ पे हम लोग रेवेन्यू के हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे 18 लाख रुपीस को। तो बीइंग ईयर 1 ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे नोट में भी इस बात को सपोर्ट किया, बोल रहा है कि द ग्रांट हैज बीन स्प्रेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, दैट इज 90 lakhs डिवाइडेड बाय 5 years, दैट इज इक्वल टू 18 lakhs। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था दैट इज डिडक्टेड अगेंस्ट सैलरी कॉस्ट, उस केस में हम लोग कैसे शो करेंगे वो भी देख लीजिए। तो सेकंड पार्ट में पहले तो आप लोगों को जितना ग्रांट रिसीव हो रहा है उसका एंट्री तो सेम टू सेम रहेगा फर्स्ट केस के जैसे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 90 लाख रुपीज टू डिफर्ड इनकम अकाउंट 90 लाख रुपीज बीइंग रिसीट ऑफ ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। सेकंड वाला एंट्री में आपको सैलरी एक्सपेंस अकाउंट को 12 लाख रुपया से डेबिट किया जाएगा और बैंक अकाउंट को 12 लाख रुपया से आपको क्रेडिट किया जाएगा। 12 लाख कहां से आ रहा है दोस्तों, 12 लाख का भी कंसेप्ट मैं समझा देता हूं, आप यहां पे इसको आप चेक करके देख सकते हो। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड है वो 90 लाख रुपीस का था। उसमें से सैलरी कॉस्ट जो आपका टोटल जो सैलरी कॉस्ट है दैट इज 30 लाख को यहाँ पे आप माइनस कर दो। तो 90 लाख में से 30 लाख को आप माइनस करोगे तो नेट अमाउंट आपका जो बचेगा दैट इज इक्वल टू 60 लाख। अब ये 60 लाख कितने साल के लिए साल में स्प्रेड आउट करना है आपको, 5 years में आपको स्प्रेड आउट करना पड़ेगा। तो आपको जो एनुअल एक्सपेंस पर एनम आएगा दैट विल बी 60 लाख डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 12 लाख रुपीस। तो आपका जो पहला एंट्री था वो तो फुल 90 लाख से हो गया जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड इनकम अकाउंट 90 लाख बीइंग रिसीट ऑफ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सैलरी एक्सपेंस अकाउंट को हम लोग इस अमाउंट से डेबिट करेंगे, ये जो 12 लाख रुपए आप देख रहे हो उतना अमाउंट से डेबिट करेंगे। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 12 लाख होगा। बीइंग सैलरी एक्सपेंस पेड नेट ऑफ ग्रांट इनकम फॉर दिस ईयर। और जो 18 लाख आपको याद होगा कि सैलरी एक्सपेंस टोटल जो हम लोगों ने पेड कर चुका है वो बेसिकली कितना कर चुका है, हम लोगों ने 30 लाख रुपीस का सैलरी एक्सपेंस का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। तो 30 लाख में से 12 लाख रुपीस ही खाली हम लोगों ने एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया। तो 30 में से 12 लाख अगर माइनस करेंगे हम लोग 30 लाख का सैलरी एक्सपेंस में से सैलरी जो हम लोगों ने पेमेंट किया उसमें से 12 लाख को अगर हम लोग घटाएंगे तो डिफरेंस यहाँ पे कितना लाख का आ रहा है, 18 लाख का डिफरेंस आ रहा है। वो 18 लाख का जो डिफरेंस है वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग डिफर्ड इनकम अकाउंट को ज्यादा क्रेडिट कर दिए थे ना, 90 लाख रुपीस से क्रेडिट करके रखे थे, उसको कम कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 18 लाख रुपीस से हम लोग वो लायबिलिटी जो हम लोग क्रिएट किए थे 90 लाख का उसको कम किया जाएगा। कम करके ये देखिए आप फर्स्ट वाले मेथड में भी हम लोग का जो एनुअल इनकम हो रहा था, एनुअल इनकम हम लोगों ने कितना रिकॉग्नाइज किया था 90 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 18 लाख। ये फर्स्ट वाले मेथड के जरिए 18 लाख
रहा है सेकेंड वाले मेथड के जरिए भी हम लोगों को एनुअल इनकम कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, 18 लाख ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बस तरीका बदल जा रहा है। तो सेकेंड वाले मेथड में हम लोग 30 लाख में से जो 12 लाख रुपीस का जो एनुअल एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे, तो हम लोग का एनुअल इनकम जो आएगा वो 18 लाख का ही आएगा। और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, डिफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट 18 लाख रुपया टू सैलरी एक्सपेंस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 18 लाख रुपए से, being year 1 grant adjusted against salary expense for the year। तो आपका deferred income account जो है वो सेम अमाउंट से रिड्यूस होगा, चाहे आप फर्स्ट मेथड में जाओ shown separately as other income के हिसाब से जाओ, या पॉइंट नंबर बी डिडक्टेड अगेंस्ट सैलरी कॉस्ट के हिसाब से जाओ, सेम टू सेम अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा। अब आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कौन सा मेथड आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, जिस हिसाब से आप अपना अकाउंटिंग कर सकते हो, करना चाहते हो। दोनों सही है दोस्तों, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स of the nature of promoters contribution। कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रोमोटर कौन होता है दोस्तों, फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, जो लोग कंपनी को फॉर्म करते हैं उन लोगों को हम लोग प्रोमोटर्स बोलते हैं। तो सरकार कभी कभी गवर्नमेंट कंपनीज के फॉर्मेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है बाय बाइंग द शेयर्स एटसेट्रा ऑफ दोज कंपनीज। जब वो कंपनी फॉर्म होने वाला होता है, अगर वो कंपनी सरकार को लगता है कोई नोबल कॉज की वजह से फॉर्म होने वाला है, कोई सोशल कॉज की वजह से फॉर्म होने वाला है, तो उस कंपनी का कुछ शेयर्स इनिशियली गवर्नमेंट परचेज कर लेता है, और इस तरीके से इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि where the government grants are of the nature of promoters contribution, that is they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay. For example, central investment subsidy scheme, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grants are treated as capital reserve, which can be neither distributed as dividend nor considered as deferred income। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व के हिसाब से हम लोग शो करेंगे। जो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन हम लोग को रिसीव होगा गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोगों को एज अ कैपिटल रिजर्व शो करने के लिए बोला जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के द्वारा, ना तो कि डेफर्ड इनकम के हिसाब से आप उसको शो करो, और ना ही आप उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो फ्री फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई रिजर्व्स वगैरह है, कोई फ्री रिजर्व्स के अंडर में आप इसको शो करो। तो आपको सीधी बात है, आपको अगर इफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो इन दैट केस आपको उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, कैपिटल रिजर्व इज कंपलसरी। तो इसको लेकर के एक अलग इलस्ट्रेशन है, वो भी आप स्क्रीन में देख पाओगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन अ designated backward area which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment, ठीक है, for which no repayment was ordinarily expected. Moreover, there was no condition that the company should purchase any specific assets from the assets for this subsidy. Having fulfilled all the conditions under the scheme, the company on its investment of 50 crores in capital assets received 10 crores from government in January 2002, accounting period being 2001 to 2002. The company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the losses on the profit and loss account for the year ended on 31st of March 2002. Keeping in view the relevant accounting standard, discuss whether this action is justified or not. तो दोस्तों, टॉप एंड टॉप लिमिटेड, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टॉप एंड टॉप लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, उसने एक डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो जिसमें आर्थिक प्रगति नहीं हो पाया है, गवर्नमेंट इन जगहों का डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इसको डिक्लेयर कर देता है। कभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप करने के लिए इन जगहों को डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया बोला जाता है, मतलब डिक्लेयर कर देता है। और इससे फायदा ये होता है कि जो भी बिजनेसमैन इस पर्टिकुलर जगह में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है ताकि वो प्लांट या कोई भी ऑफिस वगैरह वो सेटअप कर सके। तो ये सब जो मिलता है जब सरकार की तरफ से हम लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे, जब हम लोगों को कुछ चीज़ रिसीव हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह रिसीव हो जाता है, तो इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो टॉप एंड टॉप लिमिटेड
को कोई भी यहाँ पे बोला नहीं गया सरकार की तरफ से कि तुम कोई स्पेसिफाइड एसेट्स परचेज करने के लिए तुमको ये ग्रांट्स वगैरह हम दे रहे हैं। सरकार सिंपली बोल रहा है कि तुम बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करने जा रहे हो, बस इसी से हम खुश हैं, हम तुमको क्या करेंगे, इसके लिए फाइनेंस करेंगे। तो टॉप एंड टॉप लिमिटेड ने टोटल 50 करोड़ रुपया का कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया और सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट के वजह से उसको 10 करोड़ रुपया सरकार उसको जनवरी 2002 में उसको प्रोवाइड करवा देती है। तो ये डेफिनेटली इट इज इन द नेचर ऑफ ए प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, कंपनी जो है टॉप एंड टॉप लिमिटेड वो इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना चाहता है, इसको ट्रीट करना चाहता है दिस रिसीट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू, जो कि ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसको आप रेवेन्यू नहीं ट्रीट कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इसके फेवर में नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्लियरली बोल रहा है कि ऐसे सिचुएशन में इसको हम लोग को ट्रीट करना चाहिए एज अ कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे ये गलत है तो हम लोगों के हिसाब से। तो आंसर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो बोल रहा है एज पर पैरा 10 ऑफ AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स where the government grants are of the nature of promoters contribution, that is they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of total contribution towards its capital outlay, towards its total capital outlay, for example central investment subsidy scheme, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grants are treated as capital reserve. इस grants को capital reserve treat करना चाहिए, which can neither be distributed as dividend nor considered as dividend deferred income. मतलब इस grant के पैसे से ये जो 10 करोड़ रुपया टॉप एंड टॉप लिमिटेड को मिला, इससे वो डिविडेंड बांट नहीं सकता है, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसको आपको कैपिटल रिजर्व ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक, तो गवर्नमेंट का मतलब जो कंपनी का जो ओपिनियन है कि उसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट कर लेने का, तो वो बिल्कुल भी गलत, मतलब बिल्कुल भी गलत है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो in the given case the subsidy received is neither in relation to specific fixed assets nor in the relation to revenue, thus it is inappropriate to recognize the government grants in the profit and loss statement since they are not earned but represent incentive provided by the government without related cost. The correct treatment is to credit the subsidy to capital reserve, therefore the accounting treatment desired by the company is not proper. तो हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, हम लोगों ने सीखा कि अगर सैलरी वगैरह पेमेंट करने के लिए अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कोई भी हॉस्पिटल्स या कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को अपने स्टाफ को सैलरी वगैरह पे करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा देता है, तब आप उसको रिलेटेड टू रेवेन्यू मान सकते हो। तो जब आप इसको रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट जो आप रिसीव कर रहे हो, अगर वो रिलेटेड टू रेवेन्यू है, तब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको शो कर सकते हो। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तब आप इसको रेवेन्यू नहीं ट्रीट कर सकते हो, तब आपको उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है दोस्तों, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बोल रहा है कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। पहला 35 लाख रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 35 लाख रुपया एक लोकल अथॉरिटी ने एक कंपनी को दिया ताकि वो मेडिकल फैसिलिटी अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर सके। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होगा? मैं इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग कमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो है ये अदर इनकम ट्रीट करना चाहिए। वाई? बिकॉज इसको ये डेफिनेटली मेडिकल फैसिलिटीज आप किसको दे रहे हो, अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो। तो ये रेवेन्यू से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हिसाब को कम करने के लिए दिया जा रहा है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है दे आर पार्ट सैलरी एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। ये सब रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। तो रेवेन्यू आइटम्स अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव हो रहा है उसको अदर इनकम अकाउंट में ट्रांसफर करना सबसे बेस्ट उपाय यहाँ पे माना जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप इसको ट्रीट कर सकते हो एज अ रिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हिसाब से भी आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अदर इनकम अकाउंट में शो करना ज्यादा सही रहेगा। तो आंसर पढ़ते हैं सॉल्यूशन। इसमें बोल रहा है कि रुपीज 35 lakhs received from the local authority for providing medical facilities to the employees is a grant received in the nature of revenue grant। ये revenue grant है। Such grants are generally presented as a credit in the profit and loss statement either separately or under a general heading such as
अदर इनकम, ठीक है, या तो सेपरेटली आप दिखाओ या फिर जनरल हेडिंग में भी शो करो एज अदर इनकम, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था। ऑल्टरनेटिवली ₹35 lakhs may be deducted in reporting the related expense, that is employee benefit expense। ऑल्टरनेटिवली आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में से इसको माइनस करके भी आप शो कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने अभी अभी दिखाया। इसके बाद अब क्या है, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि ₹100 lakhs received as subsidy from the central government for setting up a unit in notified backward area। एक नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में कोई प्लांट वगैरह सेटअप करने के लिए 100 लाख रुपया यानी कि 1 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है। द सब्सिडीज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। क्लियरली यहाँ पे बोल भी दिया गया है कि ये प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है। तो इसका ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इस 1 करोड़ रुपीस को यानी कि 100 लाख रुपीस को आपको शो करना चाहिए और आपको इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो एज पर AS 12 आंसर मैं पढ़ रहा हूं, तो एज पर AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स when the government grants are in the nature of promoters contribution, that is they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its capital outlay, total capital outlay, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grants are treated as capital reserve which can be neither distributed or as dividend or nor considered as deferred income. In the given case, the subsidy received from the central government for setting up a unit in a notified backward area is neither in relation to specific fixed assets nor in relation to revenue. Thus, the amount of 100 lakhs should be credited to capital reserve account। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जा रहा है। अब यहाँ पे रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स का क्या सिनारियो है उसको भी आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो रिफंडेबल हो जाता है। कंपनी पहले रिसीव कर लेता है, बाद में उसको गवर्नमेंट को लौटाना पड़ता है। जब वो गवर्नमेंट देखता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसने डाला था, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रखा था वो टर्म्स एंड कंडीशंस का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, तो वो कंपनी से वापस भी मांग सकता है दिया हुआ ग्रांट। तो उस केस में रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS 5। जो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स है दे शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। आइए पढ़ते हैं इस चीज को। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स समटाइम्स बिकम्स रिफंडेबल बिकॉज सर्टेन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड एंड आर ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। द अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू इज अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट remaining in respect of the grant to the extent that the amount refundable exceeds any such deferred credit, or where no deferred credit exists the amount is charged immediately to profit and loss statement। मतलब जो अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल नेचर का बन जाएगा तो पहले आपको उसको अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले ये कंपलसरी है। मतलब सपोज जैसे हम लोग, मैंने आपको जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि 90 लाख रुपीस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा रिसीव हो रहा था सैलरी वगैरह पेमेंट करने के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल के केस में। तो 90 लाख को हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, डिवाइड बाय 5 किया था। तो 18 लाख रुपीस एनुअल इनकम हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था, अदर इनकम अकाउंट में हम लोगों ने 18 लाख रुपीस ट्रांसफर किया था। तो अब मान लीजिए 2-3 साल ये होने के बाद, 2-3 साल बीतने के बाद गवर्नमेंट बोला नहीं तुम सैलरी ठीक से नहीं पेड कर रहा है, ठीक है, या जो टर्म्स एंड तुम एक्चुअली में ये इस हॉस्पिटल को चैरिटेबल पर्पस के लिए कैरी ऑन नहीं कर रहा है, तुम कमर्शियल यूज कर रहा है इस हॉस्पिटल का। तो सरकार बोला कि हमको क्या करो, हमको वापस करो, ठीक है, तुम पैसा हमको रिफंड करो। तो इस केस में आपको यहाँ पे मान लीजिए 2 साल ऑलरेडी बीत चुका था। तो 2 साल बीत चुका था तो इसका मतलब एनुअल इनकम हम लोगों ने क्या किया था, 18 लाख टोटल 36 लाख रुपीस का एनुअल इनकम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका था। तो अब 36 लाख को हम लोग 90 लाख में से पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 90 लाख रुपीस में से 36 लाख 2 साल का अपना एनुअल रेवेन्यू इनकम है, उसको माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, उसको माइनस करने के बाद आई थिंक 54 लाख रुपीस बचेगा, 54 लाख रुपया। 90 लाख में से 36 लाख रुपया घटाएंगे तो 54 लाख रुपया बचेगा। तो वो 54 लाख रुपीस के साथ पहले आपको रिफंडेबल अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर जो बचेगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप शो करोगे टू प्रॉफिट एंड
लॉ स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं एक बार रीड फिर से करके सुना रहा हूँ। द अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू इज अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट। कोई अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट के साथ पहले एडजस्ट करिए, रिमेनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट टू द एक्सटेंट दैट द अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड सच एनी सच डिफर्ड क्रेडिट। अगर डिफर्ड क्रेडिट के अमाउंट से रिफंडेबल अमाउंट और ज्यादा एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो और वेयर नो डिफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट, या फिर डिफर्ड क्रेडिट पूरी तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, देन द अमाउंट इज चार्ज इमीडिएटली टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मतलब मेरे एग्जांपल में 54 लाख रुपया का जो डिफर्ड क्रेडिट बचा हुआ था, सरकार सपोज 60 लाख रुपया आपसे रिफंड मांगा, गवर्नमेंट जो है वो बोल रहा है कि 60 लाख रुपया हमको रिफंड करो, तो इन दैट केस 54 लाख रुपया, 60 लाख में से 54 लाख रुपया तो अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट के साथ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, 6 लाख रुपया और बच जाएगा। उस 6 लाख रुपया को एज एन एक्सपेंस या एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप के हिसाब से ट्रीट करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 6 लाख रुपया ट्रांसफर कर दो। और अगर मान लिए कि डिफर्ड क्रेडिट ऑलरेडी जीरो हो चुका है, तो जो भी रिफंडेबल अमाउंट एक्स्ट्रा होगा, जो भी अमाउंट आपको रिफंड करना होगा, उसको सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोल रहा है द अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स इज रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट और बाय रिड्यूसिंग द डिफर्ड इनकम बैलेंस एज appropriate by the amount refundable. In the first alternative, where the book value of the asset is increased, depreciation on the revised book value is provided prospectively over the residual useful life of the asset. मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट खरीदने से रिलेटेड आपको पहले ग्रांट दिया था, फिर कुछ कंडीशंस आपने फुलफिल नहीं किया, तो गवर्नमेंट अब रिफंड वापस मांग रहा है, कुछ पैसा वापस मांग ले रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो आपका बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसको वापस क्या कर देना है, जो आप रिड्यूस किए थे उसको वापस से आपको क्या कर देना पड़ेगा, इंक्रीज कर देना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों जो इलस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वो बुक में ही है, इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 7 नंबर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में ये बात बोल रहा है कि जेड लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स एसेट फॉर रुपीज 50 लाख। जेड लिमिटेड ने 50 लाख का एक तो फिक्स एसेट उसने परचेज किया, विच हैज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। ठीक है, इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 years विद द सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ द एसेट्स government granted it a grant of 10 lakh rupees. The amount was reduced from the cost of fixed assets. Grant was considered as refundable in the end of second year to the extent of 7 lakhs. Pass journal entries for the refund of the grant as per the first method. तो दोस्तों जैसे मैंने बोला फर्स्ट मेथड तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे कोई मतलब एसेट कितने का था, क्या उसका सैल्वेज वैल्यू था, गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला, ठीक है, वो सबसे कोई मतलब हम लोगों को है ही नहीं। तो यहाँ पे चेक ये करना है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे देख लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख रुपीज। ठीक है, तो 7 लाख रुपीज को हम लोग को क्या कर देना है, फिक्स एसेट्स 7 लाख रुपीज से फिक्स एसेट्स अमाउंट को बढ़ा देना है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपया टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया हम लोगों ने पेड कर दिया, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट ऑन एसेट रिफंडेड। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। ठीक है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर को। थैंक यू।